तो शुरू करते हैं बिल्कुल एक नया टॉपिक जिसे कहते हैं मोशन इन अ प्लेन का एक पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार और हम रोज ऐसी चीज़ें होते हुए देखते हैं। टॉपिक का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी या प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी कह देते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आपने सुना होगा प्रोजेक्टाइल, वर्ड सुना होगा। क्या होता है प्रोजेक्टाइल? देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है ना, फ्री फॉल मोशन जो होता है वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इवन किसी बॉडी को अगर हम फेंकते हैं ना और वो ग्रेविटी के अंदर फ्रीली फॉल करती है तो उस बॉडी को ही हम प्रोजेक्टाइल कह देते हैं। बॉडी विच इज मूविंग फ्रीली को भी हम प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। जैसे फुटबॉल को किक मारा, फुटबॉल इज अ प्रोजेक्टाइल, फुटबॉल एक प्रोजेक्टाइल बन जाती है। पत्थर फेंको, ऐसे फेंको या ऐसे फेंको, वो भी प्रोजेक्टाइल है। आपकी जो शटल होती है, शटल आप ऐसे मारते हो, वो भी प्रोजेक्टाइल है अगर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर करते हैं, है ना। जब हवा चल रही होती है तो आपने देखा होगा ना, आप खेलना मुश्किल हो जाता है शटल, है ना। बैडमिंटन खेलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसको कोर्ट में खेलते हैं, बैडमिंटन कोर्ट में। लेकिन वहाँ भी एयर रेजिस्टेंस तो होता है लेकिन विंड नहीं होती, वहाँ पर विंड नहीं होती। तो हमारी शटल का जो मोशन है ना, वो भी एक हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल जैसा है। बहुत अच्छा प्रोजेक्टाइल बन जाएगा अगर हम एयर को बिल्कुल निकाल दें, एयर को कंप्लीटली कोट से निकाल दें, तो वो एक अच्छा प्रोजेक्टाइल बन सकता है। समझ गए? क्या एक रॉकेट प्रोजेक्टाइल है? दिवाली का रॉकेट प्रोजेक्टाइल है? दिवाली का रॉकेट प्रोजेक्टाइल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो फ्रीली मूव नहीं कर रहा, उसके पीछे ना एक बारूद लगा हुआ है। बारूद जब उसे जलाते हो वो बहुत सारी गैसेस पीछे छोड़ता है और वो आगे भागता है कि नहीं? वो एक प्रोजेक्टाइल नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका मसाला खत्म हो जाता है ना, तब वो फ्रीली फॉल करता है, तब वो एक प्रोजेक्टाइल बन जाता है। जो रॉकेट्स ऊपर जाती है ना एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के, वो भी प्रोजेक्टाइल नहीं है। समझ गए? तो मोशन इन अ प्लेन का ही पार्ट है ये जो हम करने वाले हैं। और इजी वाला पार्ट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो, हमने बॉडी को फेंकना शुरू किया था, छोड़ना शुरू किया था, ऊपर फेंकना शुरू किया था। ऐसे बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ा, नीचे से ऊपर फेंका। ये मोशन इन वन डायमेंशन था, मोशन इन वन डायमेंशन। क्योंकि हमारी बॉडी इस स्ट्रेट लाइन के पाथ को फॉलो करती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है ना। तो इट इज 1D मोशन, वन डायमेंशन। लेकिन अगर हम किसी बॉडी को किसी हाइट से, दिस इज बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से आपने ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, ऐसे, तो वो ऐसे वाला पाथ फॉलो करती है ना। ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका। हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसे फेंका, ऐसे फेंका। ठीक है, जैसे अपने बिलियर्ड्स खेलते हो ना, ऐसे स्टिक से ऐसे मारते हो, है ना। तो उसमें बॉल जो है ना, बॉल को आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टली पुश देते हो। ठीक है, लेकिन बात वो अलग है कि उसके अंदर फ्लैट सरफेस पे मूव करती रहती है। लेकिन अगर उसकी बाउंड्रीज को, बॉर्डर्स को हटा देना, तो हमारी जो बॉल है ना, वो ऐसे वाला पाथ फॉलो करेगी, स्ट्रेट जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इसका एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। उसके अंदर हम बॉडी को हम ग्राउंड से ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे आप जेवलिन को करते हो ना, भाले को करते हो, भाले को, तो ऐसे वाला पाथ फॉलो करता है। ये है एंगुलर प्रोजेक्शन, क्योंकि हमने किसी एंगल पर बॉडी को प्रोजेक्ट किया, किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया। समझ गए? वेक्टर्स का भी यूज है और काइनेमेटिक्स का भी यूज है। क्लियर है?
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ये, और ये मोशन इन अ प्लेन भी है, 2 डायमेंशन मोशन है। इट इज ऑल्सो 2D मोशन। ये 1D मोशन है, 2D मोशन। दिस इज ऑल्सो 2D मोशन। 2D मोशन का एक एग्जांपल और है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशन मोशन है। देखो बॉडी ना केवल एक्स एक्सिस में आगे जा रही है, जब बॉडी हमारी यहाँ से ऐसे चलना शुरू करेगी तो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है और वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है। उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। जब हमारी बॉडी यहाँ से यहाँ पर आएगी तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। जब यहाँ पर आती है तो भी उसका एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है। सो इट इज 2 डायमेंशन। ये बात आपको समझना ही है। 2 डायमेंशन मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। एक्स इज चेंजिंग, वाई इज चेंजिंग। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। हमारी बॉडी स्टार्टिंग में यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, लास्ट में जमीन पे पहुँच गई। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देखो दोनों चेंज हो रहे हैं, है ना। बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, है कि नहीं। इसीलिए इसे कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। समझ रहे हो। तो ये है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ 2D मोशन, मोशन इन अ प्लेन। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यानी बॉडी को हम लोग हॉरिजॉन्टल पुश देंगे। दिस इज अ माउंटेन। मान लो एक माउंटेन है, थोड़ा सा और अच्छा से ले लेते हैं। माउंटेन है, दिस इज अ माउंटेन। आपने माउंटेन से किसी बॉडी को ऐसे फेंका तो बॉडी ऐसे वाला पाथ फॉलो करेगी। इस वाले टॉपिक को हम लोग कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, मोशन इन 2 डायमेंशन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। गैलीलियो ने 1632 में बताया, यानी आज से लगभग 400 साल पहले। हाँ, 1D में मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, उसका केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि 1D और 2D में क्या डिफरेंस है। तो 1D में बॉडी का केवल x, y या z कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा। 2D में दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, x भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा। अब मैंने बताया ना, बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप करो, बॉडी केवल y एक्सिस में नीचे आ रही है। नीचे से ऊपर फेंको, बॉडी केवल y एक्सिस में ऊपर जा रही है। लेकिन आपने बॉडी को ऐसे फेंका तो बॉडी आगे चलते चलते नीचे भी आ रही है, तो उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। 2D हो गया ना। 3D में क्या होगा? 3D में जैसे तुम्हारा ड्रोन होता है, ड्रोन है ना, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह जा सकता है, तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। दैट इज 3D। सो 3D हम कंसिडर नहीं करेंगे, 1D 2D से हमारा बहुत अच्छा काम चल जाता है। क्लियर। तो गैलीलियो ने 1632 में कहा, एक इंपॉर्टेंट बात बताई। देखो क्या कहा कि आप बॉडी को किसी हाइट से खड़े होकर के आप ड्रॉप करो, ठीक है। आप किसी बॉडी को ड्रॉप करो, छोड़ो, या फिर ऐसे फेंको, ठीक है। ड्रॉप करोगे तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा और जमीन पे पहुंच जाएगा। फेंकोगे तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा, जमीन पे पहुंच जाएगा। अब आप बताओ, क्या दोनों सिचुएशन में बॉल को फेंक रहे हो और छोड़ रहे हो, बल्कि छोड़ रहे हो और फेंक रहे हो, जमीन पे क्या सेम टाइम पर पहुंचेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बताओ, मैसेज करके बता सकते हो क्या सेम टाइम पर पहुंचेंगे दोनों? एक में बॉडी को ड्रॉप किया, एक में फेंका, ड्रॉप किया, फेंका, सेम टाइम पर। समझ रहे? सेम टाइम पर। क्या दोनों, एक में बॉडी ऐसे आएगी, ऐसे, एक में बॉडी ऐसे आ रही है, एक में बॉडी ऐसे आ रही है, क्या दोनों बॉडी सेम टाइम पे नीचे आएंगी? मैसेज कर दो यस और नो, जल्दी बता दो। एक बच्चे ने और आंसर दिया, वेरी गुड। जल्दी जल्दी सभी बता दो, यस और नो, बस यस और नो कर दो, नो राइट एंड नो रॉन्ग।
यस और नो, यस और नो, बोल दो भाई। मैं देख रहा हूँ कुछ नजर नहीं आ रहा। चलो बाकी बच्चे कुछ कहना नहीं चाह रहे। गैलीलियो ने कहा बोथ विल रीच एट सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे करके देख सकते हो, ठीक है। आप घर पे इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हो। कुछ ऐसी अरेंजमेंट करो, ठीक है, कुछ ऐसी अरेंजमेंट करो जैसे ये है ना, मान लो किसी हाइट से आपने एक स्प्रिंग लिया, ऐसे एक स्प्रिंग लिया और उसके आगे एक बॉल को, आपने बॉल को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और उसी समय आपने क्या किया, कुछ ऐसा एक ट्रैप डोर सा बनाया, ऐसे देखो। जैसे आपने स्प्रिंग को दबाया और छोड़ दिया तो हल्का सा पुश इसको मिलेगा, ये नीचे गिर जाएगी और आपकी ये वाली बॉल ऐसे जाएगी। और आप जो है ना स्लो मोशन में एक अपना कैमरा फिट कर दो इसके सामने और एक डार्क रूम में इसको रिकॉर्ड करो और स्लो मोशन में प्ले करके देखो और आप देखोगे कि दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगी। आप ऐसा वीडियो बनाओ, और नहीं बना सकते तो यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारे लोगों ने ऐसे वीडियो डाल रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से दिखा रखा है कि दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगी, है ना। सोचने वाली बात, लगता कुछ है और हो रहा कुछ है। कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस कहता है कि भैया ये बॉल देर से आएगी, ये बॉल जल्दी पहुंचेगी। अब इसके पीछे फिजिक्स की बात करते हैं। इसके पीछे फिजिक्स क्या है? इसके पीछे फिजिक्स ये है, फिजिक्स इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है हमारी बॉडी का, एक्स में भी जा रही है और वाई में भी जा रही है, ये केवल वाई में जा रही है ना। तो याद रखो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी क्या कहती है कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस दोनों इंडिपेंडेंट हैं। मतलब बॉडी एक्स एक्सिस में अलग तरीके से मूव करती है और वाई एक्सिस में अलग तरीके से मूव करती है। बॉल तो वही है, बॉडी वही है, बॉडी चेंज नहीं होने वाली, लेकिन उसका मोशन एक्स एक्सिस में अलग तरीके से और वाई एक्सिस में अलग तरीके से। एक्स एक्सिस का मोशन वाई को इफेक्ट नहीं करता, वाई का मोशन एक्स को इफेक्ट नहीं करता। बात समझ में आई? ये है इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। एक्स एक्सिस का मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई एक्सिस का मोशन, क्लियर। लेकिन दोनों मोशन को एक ऐसी चीज रिलेट करती है जो बड़ी पावरफुल चीज है। बताओ कौन सी ऐसी चीज है दोनों के लिए सेम रहेगी? कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों के लिए सेम रहेगी? बताओ बताओ बताओ, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दोनों को रिलेट करती है? यस, एक बच्चा ग्रेविटी कह रहा है, एक बच्चा टाइम कह रहा है। रिमेंबर मैंने कहा बहुत पावरफुल चीज है एंड द मोस्ट पावरफुल चीज इज टाइम। टाइम दोनों के लिए सेम होगा और टाइम दोनों के लिए रिलेट करता है। कौन से मोशन को? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोशन को कौन रिलेट करता है? टाइम। समझ रहे हो? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन दोनों को कौन लिंक करके रखता है, दोनों को कौन जोड़ के रखता है? दैट इज टाइम। समझ गए? फिर से बताऊं, एक्स एक्सिस का मोशन, एक्स एक्सिस में बॉडी जा रही है, वाई एक्सिस में बॉडी जा रही है, दोनों अपने तरीके से जा रही है। समझ गए? आपने बॉडी को ऐसे फेंका, एक्स एक्सिस में जा रही है, आपने ड्रॉप किया, वाई एक्सिस में जा रही है, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस में जाने वाली ऐसे आएगी, यानी एक्स में भी जा रही है और वाई में भी जा रही है। तो एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, क्लियर है। लेकिन दोनों को कौन रिलेट करता है? टाइम रिलेट करता है। समझ गए बात? ठीक है। अब हम इसके पीछे और अब हम फिजिक्स को और डेवलप करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्स एक्सिस। अच्छा, अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया? अगर हम ग्रेविटी को छोड़ दें,
ग्रेविटी को इग्नोर करें तो हमारी बॉडी स्ट्रेट चलती रहेगी, है ना। हमारी बॉडी नीचे नहीं आएगी। तो नीचे क्यों आई? ग्रेविटी की वजह से आई, है कि नहीं। अगर हम ग्रेविटी को हटा दें, कोई ऐसे प्लेनेट पे चले जाएं जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, और अगर हम बॉडी को ऐसे फेंकेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेविटी है तो वो नीचे भी आना शुरू करेगी। तो नीचे आने में कौन हेल्प कर रहा है? ग्रेविटी। अब मैंने कहा हमारी बॉडी की एक्स एक्सिस का मोशन वाई एक्सिस के मोशन से बिल्कुल ही अलग है। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी वाई एक्सिस की वेलोसिटी से अलग है। एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन वाई एक्सिस की एक्सेलरेशन से अलग है। एक्स एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट से अलग है। कैसे? देखो, ये तो है एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट, है ना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ये तो है हाइट, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कुछ भी। एंड दिस इज रेंज, हमारी बॉडी कितनी दूर जाके गिरी, है ना। दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। अच्छा, जब हमने इनको ऐसे फेंका था तो हमने वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में दी थी? एक्स डायरेक्शन में। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में थी। उसी समय इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या होगी? यू एक्स यू के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी होगी? क्या आपने वाई एक्सिस में कुछ वेलोसिटी दी थी? हाँ, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की बात करेंगे। दोनों के लिए एक्सेलरेशन अलग होगी। जब मैंने बॉडी को ऐसे फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है। क्या उसकी वाई एक्सिस में आपने कुछ वेलोसिटी दी? आपने वाई एक्सिस में कुछ वेलोसिटी दी क्या उसको? आपने तो ऐसे फेंका। तो क्या वाई एक्सिस में कुछ वेलोसिटी है इनिशियल? बताओ, इज इट हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? मुझे आंसर बताओ, मैसेज करो फटाफट। क्या वाई एक्सिस में आपने कुछ वेलोसिटी दी थी कि आपने ऐसे फेंका था? तो क्या वाई एक्सिस में कुछ वेलोसिटी दी? बताओ, यस और नो। हाँ, हमने वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं दी। और बच्चे बताओ, जल्दी बताओ, सब बच्चे बताओ, क्या वाई एक्सिस में हमने कोई वेलोसिटी दी है? यस, एक बच्चे ने और। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश शाबाश। सबके आंसर आने से आप घुलोगे मिलोगे तो अच्छे समझ में आएगा। क्या आपने वाई एक्सिस में कुछ वेलोसिटी दी? बोल ही नहीं रहे बच्चे। अगर ग्रेविटी को छोड़ दो, ग्रेविटी को इग्नोर करो, ऐसे प्लेनेट पे चले जाओ जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है और अपने बॉडी को ऐसे फेंकोगे तो बॉडी ऐसी चलती रहेगी ना, वाई एक्सिस में जाएगी ही नहीं। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाई पे कितनी है? 0 है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है? 0 है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि वेलोसिटी एक्स की अलग, वाई की अलग। क्योंकि अभी अभी हमने कहा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अलग, वाई एक्सिस की वेलोसिटी अलग। एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट अलग, वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट अलग। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी है और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी है? एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी है और वाई एक्सिस में कितनी है ना। दोनों की बात करनी पड़ेगी। अब उसी प्लेनेट पे जाते हैं हम लोग, उसी प्लेनेट पे जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है और हमने बॉडी को ऐसे फेंका तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी सीधी चलती रहेगी ना, सीधी चलती रहेगी। इसका मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। समझ गए? यस, एक बच्चे ने आंसर दिया है। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है। और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी है? वाई एक्सिस में कितनी एक्सेलरेशन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस यस, एक बच्चे का आंसर आया है। ठीक है, और अच्छा आंसर दे सकते हो इसको। यस यस, हाँ, ग्रेविटी। सो इट इज जी, है ना। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वाई डायरेक्शन में। बात समझ में आई? पहले तो ये बताओ, क्या ये बात सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस थिंग? यस, सभी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। सब बच्चे हैंड रेज करके बताओ, थम्स अप करके बताओ, कुछ करके बताओ। अरे सो तो नहीं रहे तुम लोग? थम्स अप करो, ये जल्दी करो यार। इसका समझ नहीं आया? इसका मतलब क्लियर नहीं है इसका मतलब? अच्छा,
रिपीट, हाँ इस वक्त क्लियर नहीं हो रही, एक बच्चे को क्लियर है, मकुल, अंशुल, देवांश, रक्षिता। अच्छा, पहली बात, एक्स एक्सिस का मोशन वाई एक्सिस के मोशन के इंडिपेंडेंट है। एक्स एक्सिस का मोशन वाई को इफेक्ट नहीं करता, यानी वाई एक्सिस में बॉडी मूव करती है इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब वो प्लैनेट हमें बड़ा काम आएगा जिस प्लैनेट में कोई ग्रेविटी नहीं है। उस प्लैनेट में ग्रेविटी नहीं है और आपने हॉरिजॉन्टली किसी को फेंका तो बॉडी सीधी चलती रहेगी, है ना, सीधी चलती रहेगी। और हवा भी नहीं है तो बिल्कुल सीधी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, इट विल नॉट स्टॉप, गारंटेड। अगर ग्रेविटी नहीं है और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है और आपने बॉडी को ऐसे करके फेंक दिया तो बॉडी विल कीप ऑन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर प्लैनेट बहुत बड़ा है तो बॉडी हमारी स्ट्रेट चलती रहेगी। और अगर ग्रेविटी है तो, और आपने आगे फेंका तो ग्रेविटी इसको नीचे भी लाएगी, है ना। तो ग्रेविटी इज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। केवल ग्रेविटी वाई एक्सिस के मोशन के लिए जरूरी है ना, मानते हो। वाई एक्सिस में मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मैंने लिखा है एक्सेलरेशन इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्लियर हो गई बात कि एक्स एक्सिस की जो चीजें हैं वाई एक्सिस के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों के लिए टाइम, जो टाइम इसके लिए होगा वही टाइम इसके लिए लिया जाएगा। जब हमारी बॉडी यहाँ पर होगी तो उतने टाइम पर उसकी एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा और वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, x1 y1। जब बॉडी यहाँ पर आ जाएगी तो इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और टाइम t, एट टाइम t, ऐसे कह सकते हो, एट टाइम t2 एट टाइम t1। तो दोनों को टाइम रिलेट करेगा, ठीक है। अब बताओ, ये चीज क्लियर है? यानी x एक्सिस की इक्वेशन जो बनाएंगे y एक्सिस की इक्वेशन से बिल्कुल अलग होगी, है ना। अब मेरा लेक्चर जैसे खत्म होगा ना, आप वो वीडियो जरूर देखना जिसके अंदर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं और ड्रॉप करते हैं। दोनों सेम टाइम लगेगा, दोनों को सेम टाइम लगेगा नीचे आने में, इससे आपको फील आएगी, ठीक है। क्योंकि ये जनरली 99% लोग इस आंसर को गलत बताएंगे कि क्या दोनों बॉडी सेम टाइम पे पहुंचेगी। सब कहेंगे सर ये वाली बॉडी जो बड़े रास्ते पे गई है ना वो धीरे धीरे पहुंचेगी और ये वाली जल्दी आएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक्स एक्सिस का मोशन वाई के इंडिपेंडेंट है। ये बात हमारे बड़े काम की है, ये बात जो ये फैक्ट है ना फिजिकल इंटरडिपेंडेंस का, इंडिपेंडेंस का, फिजिकल इंडिपेंडेंस का, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम आसान नहीं थी। क्लियर है? चलें आगे। तो जैसे मैंने कहा एक्स एक्सिस की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वाई एक्सिस की सभी क्वांटिटीज से अलग होंगी टाइम को छोड़ करके। वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग है। एक्सेलरेशन इसकी 0 है, इसकी एक्सेलरेशन g है। इसके लिए टाइम t है, इसके लिए टाइम t है। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट y है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट x है। समझे? यस। अब आगे चलते हैं। हमें इस टॉपिक में क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है, हम बॉडी को किसी हाइट से फेंकेंगे। दिस इज अवर बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है कोई। ऐसे फेंका, बॉडी ऐसे गई। हम निकालना चाहते हैं रेंज। हम रेंज निकालना चाहते हैं, कितनी दूर जाके गिरेगी, आर निकालना चाहते हैं। हम निकालना चाहते हैं टाइम, कितने टाइम में यहाँ पहुंची। हम निकालना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं। हम निकालना चाहते हैं किसी भी समय पे हमारी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, है ना। वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, ये 3 काम करना चाहते हैं। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम निकालना चाहते हैं।
इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी। क्या होता है ट्रेजेक्टरी? दिस इज ट्रेजेक्टरी, ये है ट्रेजेक्टरी। जो रास्ता है ना, रास्ता, दैट पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। समझे? आपने देखा होगा ना, दिवाली पे हम लोग 1000 शॉट्स छोड़ते हैं, है ना, बहुत रंग बिरंगे। तो जो शावर्स है ना, शावर्स ऐसे निकलते हैं, दोज शावर्स आर पाथ ऑफ आवर प्रोजेक्टाइल, है ना, उसी को कहते हैं ट्रेजेक्टरी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल। ओके, तो ये सब निकालना चाहते हैं। ओके, अब जो मैंने बातें बताई ना, आप उनको यूज करते हुए चलो। फॉर मोशन along x एक्सिस, इक्वेशन लिखते हैं sx डिस्प्लेसमेंट along the x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी along the x एक्सिस, टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन along the x एक्सिस एंड टाइम का स्क्वायर, है ना, x एक्सिस के लिए। और ऐसे ही y के लिए लिख लेते हैं हम लोग। y के लिए क्या लिखेंगे? फॉर मोशन along y एक्सिस क्या लिखेंगे? sy इज इक्वल टू uyt, मैं बड़ा लिख देता हूँ, uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी मैंने कहा ना, फिजिकल इंटरडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, x एक्सिस का मोशन y एक्सिस के मोशन से अलग है, तो x की इक्वेशन अलग से लिखी, y की इक्वेशन अलग से लिखी। अच्छा, अगर हमारी बॉडी यहाँ से यहाँ तक t टाइम में आती है, टाइम ऑफ लाइट है t, टाइम ऑफ लाइट कितना है? t, यहाँ से यहाँ पर आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलॉन्ग है कितनी? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द x एक्सिस, पूरे टाइम पर, कंप्लीट टाइम में, इतने टाइम पर, है ना, इतने टाइम पर जमीन पे पहुंचेगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द x एक्सिस होगी, इसका नाम है r। सो sx इज इक्वल टू r, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं sx इज इक्वल टू r। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी अलॉन्ग द x एक्सिस? व्हाट इज द वेलोसिटी अलॉन्ग द x एक्सिस? कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो दी है हमने, लेट अस सपोज इट इज u, है ना। व्हाट इज t? t इज कैपिटल T। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलॉन्ग द x एक्सिस? 0। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करने के बाद मैं बड़े काम की चीज़ निकालने वाला हूँ। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद बहुत काम की चीज़ आने वाली है। तो ये सारे डेटा, आप सेटिस्फाइड हो सारे डेटा से? बताओ, आर यू ऑल सेटिस्फाइड विद दिस, ऑल दिस डेटा? अरे अंगूठा तो दिखा दो। अंशुल, मकुल, रक्षिता, देवांश, अरे अंगूठा तो उठा लो यार। सो तो नहीं गए? मकुल क्या कर रहा है भाई? अंशुल, यस एवरीबॉडी। मकुल कहाँ गायब हो गया भाई? ओके, अंशुल सेटिस्फाइड? सर ये इक्वेशन वापस बता दो। ओके, इक्वेशन हम जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, जानते हैं ना हम लोग। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, चार चीज़ों को जोड़ती है। हमने x एक्सिस के लिए अलग लिखा, y एक्सिस के लिए अलग लिखा, क्योंकि गैलीलियो महाराज ये कह के गए हैं कि x एक्सिस का मोशन y एक्सिस मोशन के इंडिपेंडेंट है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। इसीलिए हमने इक्वेशन को भी अलग अलग कर दिया, x के लिए अलग लिखा, y के लिए अलग लिखा। जो चीज़ x के लिए अलग है, y के लिए अलग है, हमने अलग अलग लिख ली। x के लिए sx लिखा, y के लिए sy लिखा, x के लिए ux लिखा, ui लिखा। टाइम दोनों के लिए सेम, टाइम को नहीं बांट सकते, है कि नहीं? टाइम कैसे डिवाइड हो जाएगा? टाइम दोनों के लिए सेम है, समझे? तो अब ये डेटा देखो, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना हुआ, है ना। हमारी बॉडी यहाँ जाके गिरी, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना हुआ ना x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में इतनी हाइट से गिरी, x एक्सिस में इतनी जाके आगे गिरी, हमारी बॉडी ऐसे गिरी, तो ये हुई ना डिस्प्लेसमेंट x के लॉन्ग, और इतनी ऊंचाई से गिरी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द y एक्सिस। सो sy sx, sx किसके इक्वल है? रेंज के इक्वल, समझे ना, है कि नहीं? अच्छा, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द x एक्सिस? आपने शुरुआत में कितनी स्पीड दी?
कुछ ना कुछ तो स्पीड दी है ना, तभी तो ऐसा पाथ फॉलो करेगा। उसे कहेंगे u, एंड टोटल टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज t। ये तो मान लिया कि t है। एंड व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस? 0। बता सकते हो अगर 0 एक्सेलरेशन ना होती x के अलोंग तो क्या होता? अगर एक्सेलरेशन x के अलावा 0 ना होती तो क्या होता? तो ऐसे हमारी बॉडी की स्पीड बढ़ती जाती या घटती जाती। वो एग्जांपल कंसिडर करो, ग्रेविटी फ्री स्पेस वाला। ऐसे प्लेनेट पे चले जाओ जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, और आपने x डायरेक्शन में फेंका बॉडी को, और उसकी स्पीड एक्सेलरेशन है वहाँ पर, यानी x डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती जाएगी या फिर घटती जाएगी। लेकिन अर्थ पे तो ऐसा नहीं होता, इसलिए एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस इज 0। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब इन सब की वैल्यू पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू ut, बस ये मिला। यही तो है, ये तो वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, है ना वही फॉर्मूला, स्पीड इज डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। जब आपकी एक्सेलरेशन नहीं होती तो ये फॉर्मूला तो यूज करते हैं, है ना, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि x एक्सिस में चलते समय हमारी बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती, इसलिए सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? अब इसकी बात, अब मुझे बताओ व्हाट इज sy? sy किसके इक्वल है? sy किसके इक्वल है? sy किसके इक्वल है? sy कहाँ पर है? sy व्हाट इज sy क्या है बेटा? sx तो रेंज है, sy क्या है? sy क्या है? ये तो है sy, हाइट ऑफ द टावर, वाई डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट। अरे वाई डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट h, sy is h, height of the tower. Clear? And what is initial velocity along the y-axis? What is the initial velocity along the y-axis? बताओ, ये तुम पहले बता चुके हो, फिर से बता दो एक बार। स्टार्टिंग में जब आपने बॉडी को ऐसे फेंका, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस? अरे बाकी बच्चे भी तो बताओ यार, एक बच्चा बताया जा रहा है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी? क्या आपने वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दी थी? दी थी कि नहीं दी थी? कोई बच्चा नहीं बोल रहा यार, क्लियर नहीं हो रहा है इसका मतलब। वाई डायरेक्शन में यानी कि बॉडी को आपने क्या नीचे कुछ वेलोसिटी देके फेंका था क्या? आपने तो ऐसे फेंका था, ऐसे, है ना। स्टार्टिंग में तो कुछ वेलोसिटी थी नहीं ना, धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी, धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी, धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी। जैसे स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी, कुछ समय के बाद वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कुछ समय के बाद थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, कुछ समय के बाद और बढ़ जाएगी, कुछ समय के बाद सबसे ज़्यादा नीचे हो जाएगी, और साथ साथ ये वाली वेलोसिटी भी रहेगी, ये वाली वेलोसिटी भी रहेगी बॉडी की, समझे। इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस स्टार्टिंग में कितनी है? 0। बोलो क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इज 0। h इज इक्वल टू gt नहीं आया बेटा, चेक करते हैं। सो पुट करो। अच्छा, व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस? एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस कितनी है? g। अब साइन कन्वेंशन यूज करें, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट से हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे माइनस एच, और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, माइनस जी, टाइम इज कैपिटल टी। अब पुट करके बताओ। सो वी गेट माइनस एच इज इक्वल टू 0 हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, वी गेट एच इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, h इज 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब इसमें से t निकाल लो। t विल बी 2h/g का अंडर रूट। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, हमें मिल जाएगी रेंज। पुट करो इसकी वैल्यू, टी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो रेंज क्या आएगा? रेंज विल बी u, टी की जगह 2h/g,
तो हमें दो चीज मिल गई, हमें रेंज मिल गई और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी मिल गया। दिस इज रेंज, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। समझे? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट मी सी व्हाट इज द टाइम लेफ्ट। एवरीबडी, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अगर कुछ क्लियर नहीं है तो तुम मुझसे आज मैसेज करके जरूर पूछ लेना, ठीक है?